नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो हम 3 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर जो है फ्री एनसीईआरटी रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है। ये आपका 12 से 21 मार्च के बीच जो है चलाया जाएगा ज्योग्राफी क्लास का। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद फ्री सीसेट मिनी कोर्स है, ये आपका 11 से लेकर के 20 मार्च के बीच जो है ये भी चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका फ्री मिनी कोर्स है फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। ये 10 से लेकर 19 मार्च के बीच जो है चलाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचर के लिए फॉर मेंस के लिए पार्ट 1 ये 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इससे। फिर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021 ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। ये पूरे जो है 3 महीने का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। फिर है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पूरे जो है 6 महीने का कोर्स है। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को इसमें कवर कराया जाएगा आपको जो है एग्ज़ाम करने में, ताकि जो है आसानी हो सके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 1400 रुपये उसका फ़ी है, लेकिन आपको जो है 1260 रुपये ही पे करना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3150 ही देना पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040। उसके बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये। उसके बाद यदि 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये आपको जो है पे करना है। आप हमारा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे, आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यूपी के इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा आपका बक्सर की लड़ाई। मीर कासिम अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट की सम्मिलित सेनाओं तथा अंग्रेजों के मध्य 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज व विजयी रहे। बक्सर का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि भारत में जो है अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। इलाहाबाद तक का जो है प्रदेश अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था और दिल्ली का मार्ग वह खुल गया था। और प्लासी के युद्ध ने जहां बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। तो वहीं जो है बक्सर की विजय द्वारा अंग्रेज ये उत्तर भारत सहित समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था कहाँ से? तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ए विकल्प से हो जाएगा। उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसके संपादक जो थे वह थे जुगुल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। अबुल कलाम आज़ाद ये वर्ष 1940 से लेकर के
1946 तक, लगातार 6 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा जो है कार्यकाल था और सबसे यंग जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नागालैंड, मैप में आप देखिएगा जो है ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। भारत का सर्वाधिक, नागालैंड की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, बांग्लादेश से आपका असम की सीमा लगती है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, जबकि नागालैंड की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछा गया है यहाँ पे कौन सा है? तो वह है सालसेट द्वीप, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी वाला ये सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर जो है स्थित है, जबकि माजुली द्वीप जो ए ऑप्शन में दिया गया है ये एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है, माजुली द्वीप। तो याद रखिएगा यहाँ पे यदि पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप कौन सा है तो माजुली हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सालसेट है जिस पर मुंबई जो है स्थित है। सातवां प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा, पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहाँ इसे इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है, याद रखिएगा यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार जो है भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो उप क्षेत्र पूछा जाए तो कुल 60 उप क्षेत्रों में बांटा गया और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछा जाए तो 20, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में यह मिलती हैं, ए ऑप्शन से हो जाएगा। देवप्रयाग ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह जो है अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से जो है नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग ये उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। 10वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था कब? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 1997 में। ये आपका 23 से लेकर 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो कि रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक जो है एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी और एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो विंध्यन, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट शामिल हैं, जबकि विंध्यन क्षेत्र इसमें आपका शामिल नहीं है। 12वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है और महात्मा गांधी को जो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से जो है पुकारा था सबसे पहले। और भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा जो शुरू हुई थी 1954 ईस्वी से शुरू की गई थी और प्रथम भारत रत्न जो दिया गया था वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। तो महात्मा गांधी को जो है यह नहीं दिया गया, सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, इन लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है? तो पहला आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया 1940, गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह आपका 8 अगस्त 1942 को हुई थी और महात्मा गांधी के द्वारा यह हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी 8 अगस्त 1942
को जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन जो है दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है। असहयोग आंदोलन 1920। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये 57 होगा 1857। तो बाकी जो है सभी आपका सुमेलित है, ये मिसप्रिंट है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही नहीं है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसमें नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है, सी विकल्प से हो जाएगा। इसमें भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है सौर शक्ति, याद रखिएगा 8 है, सौर शक्ति, वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, और क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारी प्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन शामिल है, जबकि नाभिकीय शक्ति इस मिशन में आपका शामिल नहीं है। 15वां प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से शुरू किया गया था कब? तो यह 1993 में शुरू किया गया था। यमुना कार्य योजना यानी कि यमुना एक्शन प्लान, गोमती कार्य योजना ये को जो है अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई थी 1985 में हुई थी, तो ये दूसरा चरण था 1993 में, के तहत जो है अनुमोदित किया गया। यमुना कार्य योजना ये का प्रथम चरण जो है अप्रैल 1993 से वर्ष 2003 तक कार्यान्वित किया गया था, और यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण जो है वह 2004 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? तो 1993 में। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन दिया गया, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो है बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में है, पिन वैली ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है ये। 17वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कितना है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा 2.4। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर, इसे TFR कहा जाता है, 2.4 है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो यह है मेघालय, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर मेघालय में है, 3.1 का अंतर है। पुरुषों का जो साक्षरता है वह आपका 76% है, और महिलाओं का जो है वह 72.9% है। तो सबसे कम अंतर जो है मेघालय राज्य का 3.1 डिफरेंस है। अगला जो प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो यह 2004 में किया गया था, ए विकल्प से हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2007 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कर दिया गया। और 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? तो यह मिर्च में पाया जाता है, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और 21वां क्वेश्चन है, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसकी? तो यह भिंडी का है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। येलो वेन मोजैक ये भिंडी के पौधों की बीमारी है, इसमें रोगग्रस्त पत्तों पर धारियाँ दिखाई देती हैं और फिर जो है पूरा पत्ता वह पीला पड़ जाता है। और 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो आप सबको पता होगा, डी विकल्प से हो जाएगा, लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो कि टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली का कारण जो है वह होता है आपका एंथोसायनिन नामक जो है वर्डी लवक। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है?
तो वह है आपका साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, वे रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो यह विटामिन ए का, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वें संशोधन के अंतर्गत सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये आपका अनुच्छेद 243 डी या घ कह सकते हैं। इसके अनुसार जो है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 स्थान व महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। 26वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 123। 27वां प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है क्या? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो हरित खेती आपका यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। 28वां प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? तो गांधीनगर, गुजरात में, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। 1 मार्च 2015 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर, गुजरात में की गई और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये पार्ट है। 29वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो आप सबको पता होगा, 912 प्रति हजार, यानी कि प्रति हजार पुरुषों पर 912 महिलाएं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है 912 है, जबकि जनगणना 2011 के ही अनंतिम आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो था वह 908 था। तो अनंतिम नहीं पूछा गया आपसे, अंतिम आंकड़ा जो है पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 912 है यहाँ। 30वां क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो वह है ग्रामीण निर्धनता, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाए। ग्रामीण निर्धनता एक कृषकों को खेती में उन्नत तकनीक के निवेश से हतोत्साहित करती है और कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांवों में निवास करती हैं। अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांवों की ओर पलायन सर्वथा जो है असत्य है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की ग्रामीण निर्धनता। और 31वां प्रश्न है, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है? तो हो जाएगा कृत्रिम मौसम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। और 32वां प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, नीति घोषित की गई थी कब? तो अप्रैल 2000 में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रभावी आयात निर्यात नीति में निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति घोषित की गई थी। 33वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो वह था बहुदेववादी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य जो है ये विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। और 34वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। उनका गृह त्याग जो है
गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता शुद्धोधन ये शाक्य गण के प्रधान थे और माता जो है वह माया देवी कोलीय गणराज यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन में जो है सिद्धार्थ के नाम से इनको जानते थे और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि कुशीनारा जो पुराना नाम था, जो कि मल्लगढ़ राज्य की वह राजधानी थी, 80 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उनका महापरिनिर्वाण मृत्यु को जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण पूछा गया है, गृह त्याग। 35वां प्रश्न, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कबीर का जो समय था उनका 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक। उसके बाद जो है गुरु नानक का काल जो था 1469 से लेकर के 1539 ईस्वी तक। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ये 1486 से लेकर के 1534 ईस्वी तक इनका जो है समय काल था। उसके बाद लास्ट में जो है मीराबाई का समय काल जो था 1498 से लेकर के 1557 ईस्वी तक। तो क्रम से जो है लगाने के लिए दिया गया था कालानुक्रम। तो कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर जो है लास्ट में मीराबाई। 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो यह है आपका 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि ये 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। तो यदि पूछा जाए प्रभावी कब हुआ था, तो 1989 में प्रभावी हुआ और ये संशोधन आपका 1988 में हुआ था। और कौन सा संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 4 क में जो है वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो भाग पूछा जाए तो भाग 4 क में है। 38वां प्रश्न, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई। और दूसरा है, वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। और तीसरा है, वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका जो है डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ पे सही है। और 39वां प्रश्न है, प्रकाश NG यानी कि नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। दूसरा है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 40वां प्रश्न है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयु संवाद अभियान यानी कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। यह आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के सबसे बड़े जन जागरण अभियान कार्यक्रमों में से एक है। यह 41वां प्रश्न है, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त थल जल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नाम जो है अभ्यास का याद रखिएगा, एम्फेक्स 21।
42वां प्रश्न है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये कई बार जो है बताया जा चुका है आप लोगों को, याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और 43वां प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी विकल्प, विनोद कुमार को। 30 दिसंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। 44वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। तो 23 का संबंध दिया गया 72 से, तो 38 का संबंध किससे होगा? तो 23 में आप जो है 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 72। 23 3 हो जाएगा आपका 69 प्लस 3 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 72। इस तरह आपको जो 38 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो 38 में आप 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 114 होगा और प्लस इसमें आप 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 117। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे 117 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया है अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। निष्कर्ष पहला है लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। दूसरा है कि शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि न निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2, क्योंकि जो अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है, ये कथन जो है दिया गया, इससे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि समाज में केवल शिक्षित अशिक्षित ही नहीं अपितु अन्य प्रकार के लोग भी हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि केवल शिक्षित लोग ही अशिक्षितों का शोषण करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ए ऑप्शन 69। 69 क्या है, एक भाज्य संख्या है जो कि आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 59 हो गया, 61 हो गया और 53, ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए जो है आपका भिन्न पूछा गया था विषम, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है और विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो विहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को है? तो 26 तारीख को होगा। विक्रम के अनुसार कहा जा रहा है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, जबकि विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पूर्व है, यानी कि पहले है। अर्थात विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद तथा 27 दिसंबर के पूर्व, यानी कि कौन से डेट में होगा, तो 26 दिसंबर को होगा। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो चलिए जो है देख लेते हैं। 24 घंटे में जो है घड़ी 24 घंटे में कितना आगे हो जा रही है, तो 15 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे में। तो 12 बजे दोपहर से प्रातः 4 बजे के बीच जो है कितना अंतराल होगा, तो 12 बजे से लेके प्रातः 4 बजे तक 16 घंटे का जो है अंतराल होगा। तो 16 घंटे में घड़ी आगे कितना होगा, तो 16 यहाँ पे गुणे हो जाएगा आपका 15/24। तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक 24। उसके बाद जो है आपका ये 2 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 दूना 30/3, यानी कि कट जाएगा ये 10 बार में। तो कितना हो गया आपका 10, यानी कि एक आपका 10 मिनट होगा। तो जो है 4 बजे प्रातः घड़ी 4:10 समय दिखाएगी। तो 4 बजे कह रहा है तो समय कितना दिखाएगा 4:10, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
और 49वां प्रश्न, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल और लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा सफ़ेद, क्योंकि जो है इस ऊपर जो है स्पष्ट किया गया है कि मृदा को सफ़ेद कहा जाता है और पौधे को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो मृदा की आवश्यकता, यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो पौधे जो है सफ़ेद में आपका उगेंगे। वो अंतिम प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो बजट से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो बजट का आकार जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 5,50,270.78 करोड़ रुपए। ये 22 फरवरी 2021 को जो है वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया और बजट का आकार इस बार का जो है 5,50,270.78 करोड़ रुपए है। और यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट भी है, यानी कि डिजिटल बजट है। तो महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछा जा सकता है। बजट का आकार याद रखिएगा 5,50,270.78 करोड़ रुपए। तो ये था जो है आपका आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के लिए आपका चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।